नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम एचटीएमएल सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एचटीएमएल सीरीज के जितने भी वीडियोस अभी तक आ चुके हैं, वो सब के सब वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप उन वीडियोस को चाहते हो देखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको उस वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेब पेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अच्छी लगे तो अपना लाइक दे दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होती है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, और वेब पेजेस और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है ये भी हम पहले वीडियोस में हम उसको पढ़ चुके हैं। अगर इसके बीच आपको कोई डाउट है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 1 में हमने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है वेब पेजेस और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होते हैं। यहाँ पे हम उनकी डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे वेब पेजेस कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो वेब पेज होता है वो एक्चुअल में दो तरीके से पाया जाता है। पहला आपका होता है स्टैटिक वेब पेज, दूसरा होता है आपका डायनामिक वेब पेजेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस होता है इनके बनने के ऊपर, किस इनको डेवलप किया जाता है, किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरीके से ये दोनों वेब पेजेस जो है यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस। बात करें इसका डिफिनेशन का, तो स्टैटिक वेब पेजेस ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिससे कंटेंट क्या होता है, फिक्स होते हैं। मतलब इनके कंटेंट जो इसमें मौजूद होते हैं वो ज़्यादातर चेंज नहीं होते, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो सारे यूजर को एक जैसा ही दिखाई देता है। ज्यादातर ऐसे वेब पेजेस को HTML और CSS के हेल्प से बनाया जाता है। बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट जो है टोटली हार्ड कोडेड है। मतलब जो पेजेस में कंटेंट होते हैं टोटली कोडिंग के द्वारा उसको लिखा जाता है। अब कोडिंग जो है वो आपको डायनेमिक पेज में मिल जाएगा, बट उसमें स्क्रिप्टिंग का ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि स्टैटिक पेज में स्क्रिप्टिंग का यूज मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज बहुत ही कम किया जाता है। जो भी होते हैं यूजेस वो सारे के सारे आपके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेक्टिविटी का। तो इसका जो इंटरेक्टिविटी है यूजर के साथ वो काफी लिमिटेड होता है। मतलब यूजर इसमें ज्यादातर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। और कंटेंट जो है पेजेस में दिखा देते हैं वैसे ही बने रहते हैं। थर्ड पॉइंट है लोडिंग स्पीड। तो ऑब्वियस इसका लोडिंग स्पीड काफी फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसको सर्वर साइड प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। डाटा ऑलरेडी कोडेड है और वो जैसे आप क्लिक करते हो तो डाटा टोटली क्या होता है, जो भी डाटा होता है सीधा आपके पेज पे लैंड हो जाता है। डाटा को कहीं से भी सर्वर साइड से उसको फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करें यूज केस का, तो ये जो भी होते हैं स्टैटिक पेज, वो उन सब वेबसाइट के लिए या उन सब वेब पेजेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनमें कि ज़्यादातर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपका लिमिटेड चेंज में काम चल जाएगा। या कोई इंफॉर्मेटिव पेज हो गया, मान लीजिए स्कूल का वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देना है किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे आपका ये अच्छे से काम करता है। कौन सा? आपका स्टैटिक वेब पेज। बात करें टेक्नोलॉजी का, तो इसमें बेसिक HTML और CSS का यूज़ किया जाता है। और कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन देने के लिए, थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट इसका मिनिमम यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का काफ़ी, और हाई लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो गया अबाउट स्टैटिक वेब पेजेस। बात करें डायनामिक वेब पेजेस का, तो डायनामिक वेब पेजेस जो है ये ऐसे वेब पेज होते हैं जिनको बनाया जाता है इसलिए ताकि ये कंटेंट को ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में क्या करे, प्रेजेंट कर सकें। ज़्यादातर जो डायनामिक पेज होते हैं इसको यूज़र इंटरेक्टिव बनाया जाता है और रियल टाइम बेस्ड बनाया जाता है, यहाँ पे कि कंटेंट आपको लगातार चेंज होते हुए बदलते हुए दिखाई देंगे। बात करें कंटेंट की, तो ज़्यादातर जो कंटेंट होता है आपके डायनामिक वेब पेज का वो होता है मौजूद आपके डाटाबेस में, और डाटाबेस से उसको क्या किया जाता है, कंटेंट को फेच करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। बात करें इंटरेक्टिविटी का, तो डायनामिक वेब पेजेस काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं स्टैटिक वेब पेज के मुकाबले। इसमें यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए फॉर्म्स के फॉर्म में सर्चेस के तौर पे उसमें ऑप्शन होते हैं, यूज़र अकाउंट अपना क्रिएट कर सकता है। ऐसे
डायनेमिक वेब पेजेस के द्वारा। बात करें हम लोग इसकी लोडिंग स्पीड की, तो जो लोडिंग स्पीड होती है वो ऑब्वियस है आपके स्टैटिक वेब पेज से क्या होता है, स्लो होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न ये है कि स्टैटिक वेब पेज में जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कंटेंट को कहीं से फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि आपके डायनेमिक वेब पेज में कंटेंट को सर्वर से या डाटाबेस से क्या करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है, और तब वो टोटल आपका पेज का कंटेंट दिखाई देता है। इसलिए थोड़ा सा रिलेटिवली हल्का स्लो होता है कंपेयर टू स्टैटिक वेब पेज। बात करें इसके यूज केस का, तो अभी फिलहाल जितने भी आपके वेब पेजेस बन रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या है, आपके डायनामिक वेब पेजेस है। यहाँ पे कि यूजर इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। यूजर अपने वैल्यूज को क्या करता है, इनपुट करता है वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने आउटपुट को देखता है। एग्जाम्पल की बात करें, आपके सोशल साइट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स, मेजरली जितने भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। बात करें टेक्नोलॉजी का, तो इसको बनाया जाता है हाई लेवल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे कि PHP, पाइथन, रूबी, डॉट नेट, इन सब को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इन इसमें दो एंड होते हैं आपके, फ्रंट एंड और बैक एंड, और इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो है एक पर्टिकुलर वेब पेज बनाया जाता है। इसमें CSS, HTML, जावास्क्रिप्टिंग का बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है DHTML, इसका होता है फुल फॉर्म डायनेमिक HTML। डायनेमिक HTML एक्चुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक बंडल है बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स का, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का। इसका यूज करके हम एक इंटरैक्टिव और एनिमेटेड वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। DHTML में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, कलेक्टिवली यूज करते हैं, और उनके द्वारा एक प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करने का काम करते हैं। बात करें इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, तो कंपोनेंट्स, इसके जो मेन कंपोनेंट है DHTML के, वो आपका आता है पहला HTML, जिसे हमें पता है वो आपका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करते हैं। अगला है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करता है, ये वेब पेज की डिजाइन को, उसके लेआउट को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो अलाउ करता है कि आप HTML और CSS में जो है बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप एक इंटरैक्टिव और एक स्टाइलिंग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फीचर ऑफ DHTML। जो पहला फीचर है वो आपका डायनेमिक कंटेंट। DHTML वेब पेजेस जो है वो अलाउ करता है, वो अपने वेब पेजेस में एक डायनेमिकल कंटेंट क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा। मतलब ये कि आप एज ए यूजर उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें आपके पास माउस मूवमेंट के द्वारा उसमें आप बदलाव कर सकते हो, क्लिक्स के द्वारा, या अपने से कोई इनपुट वगैरह उसमें पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फीचर एनिमेशन। DHTML जो है उसके द्वारा हम अपने वेब पेजेस में एनिमेटेड एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, मूविंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट, नेक्स्ट फीचर है इसका इंटरेक्टिव एलिमेंट। यूजर जो है वो एलिमेंट्स जो होते हैं पेज में यूज करते हैं, जैसे कि बटन हो गए, फॉर्म्स हो गए, कोई आपका पिक्चर हो गया, उन सब के द्वारा अपने इनपुट्स को प्रोवाइड कर सकता है, और पेज के साथ, वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे ज़्यादा वो एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज की तरह बिहेव करता है। फोर्थ आपका है ब्राउजिंग कंपैटिबिलिटी। DHTML रिलाई करता है ऑन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि इनेबल करता है स्क्रिप्ट्स को कि वो कैसे HTML स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह कैसे जो है HTML स्क्रिप्ट के साथ बाइंड होके एक ज़्यादा कॉम्पेटेबल, एक ज़्यादा इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने का काम करेगा। और इसके फायदा ये होता है कि जो ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट जितने ब्राउजर्स होते हैं, वो आसानी से हमारे बनाए हुए डिजाइन को, हमारे बनाए हुए लेआउट को वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। बात करें यूज केस की, तो DHTML बड़ी मात्रा में 2000 साल के पहले, मतलब 2000 जो समय था उसके पहले या उसके आसपास काफी प्रॉपरली और बड़े रूप से इसका होता था यूज। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, वैसे वैसे इसका यूज केस क्या होने लगा, कम होने लगा। आज की डेट में जो हम बनाते हैं वेबसाइट या वेब पेज, उनमें हम DHTML के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट DHTML को यूज नहीं करते हैं। इसलिए आज भी DHTML को पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो सही से आपको क्लियर हो सके। अब बात करते हैं हम लोग CSS का। CSS इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। इसका यूज होता है मेजरली आपके वेब पेजेस के लेआउट को और उसके डिजाइन को प्रेजेंट करने के लिए।
इसमें हम HTML और XML के साथ CSS को बाइंड करते हैं और बाइंड करके जो है हम उस वेब पेज के लेआउट्स में, जैसे कि उसका कलर क्या होगा, फॉन्ट कलर क्या होंगे, फॉन्ट का साइज क्या होगा, इन सब के को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। बात करें एडवांटेज ऑफ CSS, तो जो मेजर एडवांटेज है वो है पहला, सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। CSS अलाउ करता है डेवलपर्स को कि वो HTML स्ट्रक्चर जो वेब पेजेस उसको अलग से क्रिएट करे, और CSS बेस्ड मतलब स्टाइल शीट जो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारा का सारा कोडिंग किया जाता है डिजाइनिंग पर्पस के लिए, उसको अलग से क्या करे, आपका सेपरेट फाइल में बनाकर रख सके। तो आपका स्ट्रक्चर वेब पेज अलग रहेगा और डिजाइनिंग वेब पेज क्या रहेगा, उसका अलग रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रूव लोड टाइम। अब क्योंकि आपको हर एक पेज के लिए अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तो और आपने एक डिजाइन करके रख दिया है, आपको बस उस वेब पेज में उस डिजाइन को बाइंड करना है, तो अपने आप क्या होता है, जो कोडिंग लैंग्वेज होता है वो उसका साइज अपने आप कम हो जाता है, और कम होने की वजह से जो है उसका लोडिंग टाइम, जो वेब पेज का होता है लोडिंग टाइम, वो अपने आप क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। थर्ड आपका है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मतलब क्या हुआ, CSS इनेबल करता है एक क्रिएटर को कि वो एक रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सके। जब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट, मतलब कि आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग जो है वेब पेज क्या करेगा, आपको दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए, आपके डेस्कटॉप पे जो आपने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है उसका लेआउट कुछ और होना चाहिए, और आपके मोबाइल पे उसका लेआउट कुछ और होना चाहिए, क्योंकि उसका स्क्रीन क्या है, छोटा होता है। तो ये एनेबल करता है कौन, CSS, कि आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उसका लेआउट तैयार किया जा सके। फिर आपका आता है कंसिस्टेंसी। CSS के आने के बाद से स्टाइलिंग में एक कंसिस्टेंसी आ गया, जहाँ पे कि पूरे वेब पेज के लिए पर्टिकुलर डिजाइन बनाया गया, ठीक है, एक यूनिफॉर्म डिजाइन हर एक वेब पेज में अप्लाई हो रहा है। एक वेबसाइट में अगर 10 पेजेस है, 10 पेजेस के लिए अलग अलग डिजाइन नहीं है, बल्कि एक यूनिफॉर्म डिजाइन सब में अप्लाई होता है, ताकि उसको देखने में भी क्या होता है, ज्यादा वो अपीलिंग लगता है। CSS जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक एक्सटेंसिव वे में जो है कंट्रोल प्रोवाइड करता है डेवलपर को, कि वो एक बार में चाहे तो पूरे के पूरे डिजाइन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसे बस एग्जांपल के लिए बात करें अगर, तो अगर एक डेवलपर को मान लीजिए कि फॉन्ट साइज में चेंजेस करनी है, तो हर एक पेज में जाकर उसको फॉन्ट साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार में जाएगा, एक फॉन्ट साइज को एक बार में जाएगा, स्टाइल शीट को ओपन करेगा, वहाँ पे मान लीजिए पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग का फॉन्ट साइज इसको बढ़ाकर मान लीजिए 10 करना है, तो एक बार में वो 10 लिखेगा, और जितने भी जगह पे उस स्टाइल शीट का यूज किया गया है वहाँ पे पैराग्राफ अपने आप क्या हो जाएगा, उसका फॉन्ट साइज 10 हो जाएगा। तो सिंगल क्लिक या सिंगल कोडेड आप कर सकते हो चेंजेस है, जो कि आपके वेब पेजेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा ज़्यादा ईजी बना देता है। नेक्स्ट आपका है एक्सेसिबिलिटी। CSS कैन इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी बाय अलाउइंग यूजर टू कस्टमाइज दियर व्यूअर एक्सपीरियंस। मतलब ये कि एक यूजर के तौर पे आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी होता है कि आप खुद से भी पेजेस में चेंजेस कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, आप कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने इनपुट्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कमेंट के रूप में या किसी और रूप में, ठीक। अब क्योंकि CSS इतना एडवांटेज जीएस है, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होगा। पहला इसका है ब्राउजर कंपेटेबिलिटी इशू। मतलब क्या हुआ कि हर एक ब्राउजर में जो है CSS सही से इंटरप्रेट हो जरूरी नहीं है। हर एक ब्राउजर का अपना प्रोग्रामिंग होता है, और वो हो सकता है कि CSS के कुछ प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे और कुछ प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक्सप्लोरर है, वो हो सकता है कलर बैकग्राउंड कलर शो कर रहा होगा और क्रोम बैकग्राउंड कलर शो नहीं कर रहा होगा, ये सब कुछ दिक्कत आ सकती है। लर्निंग कर्व, सिंपल बेसिक जो CSS है उसे समझना आसान है, बट जब जैसे जैसे CSS एडवांस होता है तो थोड़ा वक्त लगता है उसको समझने में और उसको अप्लाई करने में। थर्ड आपका ओवर यूज ऑफ स्टाइल। अब क्योंकि CSS को डिजाइनिंग किया जाता है किसके लिए, वेब पेज के डिजाइन पर्पस के लिए, तो जो यूजर होते हैं या कह सकते हैं जो डेवलपर है, वो क्या करते हैं कि अ, एक ही डिजाइन को मल्टीपल वेब पेजेस में या मल्टीपल वेबसाइट में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास डिजाइन बन के रखा हुआ है। तो जब डिजाइन बनकर रखा हुआ है, फिर से वो हर बार नया डिजाइन क्यों क्रिएट करेंगे, तो कई बार इसका ओवर यूज भी हो जाता है डेवलपर के द्वारा। फोर्थ आपका लिमिटेड फंक्शनैलिटी। CSS क्योंकि एक प्राइमरी स्टाइलिंग लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक जैसे कि जो यूज होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, वो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेड, इसका एक लिमिटेशन है। स्पेसिफिसिटी इशू। कैस्केडिंग रूल्स कैन लीड टू स्पेसिफाइड conflicts, making it challenging to override styles without careful planning। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके कोडिंग नहीं लिखते हैं, तो कई बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, तो मान लीजिए आपने वेब पेज बनाया, जितने पैराग्राफ्स हैं उसमें आपने
स्टाइलिंग सेट में कर दिया है कि पैराग्राफ में कलर जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। अब जहाँ-जहाँ आपने पैराग्राफ अप्लाई किया है, वहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो ग्रीन कलर ना आए, वो ब्लैक आ जाए, ब्लू आ जाए, कोई और कलर आ जाए। उस केस में एक इश्यू क्रिएट आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट आपका है परफॉर्मेंस कंसर्न। अब क्योंकि आपका फाइल बहुत बड़ा है, तो ये आपके पेज को थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकता है, अगर अगर आपका सीएसएस फाइल बहुत बड़ा हो जाता है तो। ठीक है? तो ये कुछ मेजर कंसर्न है जो सीएसएस के साथ आपको देखना होता है। तो यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी एक और वीडियो हम लेके आएँगे, जिसमें कि हम सीएसएस के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। उसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने वेब पेजेज़ में, उसमें कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो उन सब वीडियोज़ को तो उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे और वीडियोज़ तक अपनी पहुँच बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल को आपको क्लिक करना होगा, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ, उसका नोटिफ़िकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।